हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हमारी आज की वीडियो एक जनरल टॉक होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी लोग कई टाइम से मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेरीज हैं मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं और आपने कुछ लोगों ने मेल भी किया है। तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी कॉमन है या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें सब कुछ ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा ताकि आप और हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से और आगे बढ़ सके और आप थोड़ा मेरे बारे में जान सकें और थोड़ा आपको अपनापन महसूस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो कम्युनिटी पोस्ट में मुझे अभी दिख रहा है वो ये है, व्हाट वाज द मोस्ट डीमोटिवेटिंग थिंग हैपन टू यू एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। तो देखिए आप ये पूछ रहे हैं कि क्या डीमोटिवेटिंग थिंग मेरे साथ हुई है और कैसे मैंने उसको ओवरकम किया है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मतलब डीमोटिवेशन आती है और आपने मोस्ट पूछी है। तो इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए होता क्या है कि कभी कोई चीज़ जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हमें वही बहुत बड़ी लगती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सबसे बड़ी है और इससे मतलब कोई चीज़ छोटी है। आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो जब उस समय पे होती है तो वही सबसे बड़ी होती है। और ये आपके हेल्थ को लेके भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ को लेके भी हो सकती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है और इनफैक्ट आपके फ्रेंड के साथ भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और चाहे आप पढ़ाई में कहें तो पढ़ाई में भी हो सकती है। तो ऐसी यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और उस टाइम पे वही आपको डीमोटिवेट भी करती है। तो अगर मैं अपने केस में बोलूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं ये मोस्ट मानूंगा, पर हाँ कुछ कुछ केसेस अगर मुझे याद है तो देखिए मेरे को जो लगता था ड्यूरिंग मैं एंट्रेंस का बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ। जब मैं नेट की करता था तैयारी तो मैं आपको बताऊँ काफ़ी चैप्टर्स ऐसे थे, या जब तैयारी करता था नेट की तो मैं अपने रिज़ल्ट पुराने देखता था। नेट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था और इनफैक्ट मैंने सीरियस नहीं पढ़ा था, पर मुझे एक डर लगता था कि मैंने अपना क्या कहते हैं जॉब छोड़ के और एमएससी के 3 साल बाद नेट की तैयारी करना, मतलब टीचिंग करना, उसके बाद तैयारी करना। तो वो मुझे बहुत ही डिमोटिवेट करता था चीज़ें। वो इसलिए क्योंकि मैं चीज़ें इतनी आसानी समझनी नहीं आती थी, क्योंकि 3 साल बाद आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो इतनी आसानी से दोबारा वो चीज़ें याद रहें तो इतना आसान नहीं होता। और उस समय कोरोना का टाइम भी था तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी एक थी और पूरे मतलब एक सोसाइटी का भी आप प्रेशर कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे वो सब जानते थे कि मतलब लड़का घर बैठा हुआ है तैयारी कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी और यही चीज़ मुझे डिमोटिवेट करती थी। और डिमोटिवेट इन द सेंस भी इसीलिए क्योंकि जो फ्रेंड्स थे वो भी बात नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं मिला इतना, क्योंकि फ्रेंड्स भी सब बिज़ी थे और वो अपनी जॉब कर रहे थे या जो भी पीएचडी कर रहे थे। तो कहने का मतलब है मतलब मुझे यही लगता था मैं काफ़ी पीछे रह गया और लोग बहुत आगे चले गए। पर मैंने इसको कैसे ओवरकम किया, इसको ओवरकम किया मैंने देखो रोज़ छोटे छोटे गोल्स बनाए और जब मैं उनको हासिल कर रहा था तो उससे जो मुझे खुशी मिलती थी तो वही मेरे को ओवरकम करने में फ़ायदा मिला। मतलब लेटर सपोज मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो जब मैं वो कंप्लीट करता था तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिल के आगे मतलब मैं बढ़ता था। और सेकेंड, जब मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में सोचता था, रिज़ल्ट मतलब जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, मतलब आपको जाना कहाँ है, लेटर सपोज़ आपको आईआईटीज़ में जाना है, आईसर में जाना है, या आपको कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेना है, या आपको नेट निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जब आप गोल के बारे में सोचेंगे या उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे तो वही आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। तो मुझे भी यही चीज़ मोटिवेट करती थी कि हाँ जब मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो क्या चेंज मैं देख पाऊँगा अपने अंदर। तो उस चीज़ को मैं सोचता था तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोटिवेशन आती थी। और आज जब ये चीज़ें हो गई है तो मेरे को पूरा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने टाइम दिया और वो सब चीज़ें ही मुझे मिली है जो भी मैं सोचता था, और मैं तो कहूँगा उससे बेहतरीन चीज़ें ही मिली है। तो अगर आपको भी किसी चीज़ से डिमोटिवेशन आ रही है या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बस एक छोटे छोटे गोल बनाइए कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। और सेकंड, हमेशा रिज़ल्ट का सोचिए कि रिज़ल्ट जब वो आ जाएगा आपका तो आप मतलब कहाँ पे खुद को देखेंगे और कितना बेहतरीन महसूस करेंगे। तो यही मेरा आंसर होगा इस क्वेरी के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सेकंड है, एक्सप्लेन योर रिसर्च जर्नी फ्रॉम डे फर्स्ट टू टिल डेट, आई मीन व्हाट आर द एक्शन एंड एक्टिविटीज़ यू टुक, इट मे हेल्प टू सम रिसर्च एस्पिरेंट। तो आप मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं पहले दिन से अभी तक के लिए। तो देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस तो आपको पता है पहले दिन से अभी तक का भी बहुत बड़ा होता है और मुझे लगभग 2 ईयर्स हो गए हैं रिसर्च में। तो मैं ये कहूँगा
इतना आपको कहूँगा कि अगर आप पे रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं भी है और या है भी, क्योंकि कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि उन्होंने रिसर्च नहीं करी है तो कैसे वो उस चीज़ को फेस ऑफ कर पाएंगे, कि मतलब होगा, मतलब वो रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं कहूँगा देखिए, रिसर्च में ये अच्छी चीज़ है, जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में जिस भी लैब में आप जाएंगे 1 साल में वो आपको आराम से सिखाएंगे और अपना काम समझाएंगे, और आप वहाँ लोगों को करते हुए भी देखेंगे काम, जो भी आपके लैब मेंबर्स होंगे, तो आप उनसे सीखेंगे कि कैसे काम को किया जाता है, मतलब कैसे रिसर्च की जाती है, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। सेकंड है, और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा भी ऐसा ही रहा है कि जब मैं स्टार्टिंग में गया तो भले ही मेरे पे रिसर्च एक्सपीरियंस था, मैंने इंटर्नशिप भी की है, मैंने प्रोजेक्ट भी किया है, और ड्यूरिंग एमएससी मेरे पे एक पेपर भी है, पर फिर भी जिस रिसर्च को मैंने ज्वाइन किया, रिसर्च तो वो कह सकते हैं वो डिफरेंट थी, मतलब टॉपिक डिफरेंट था, तो फिर भी सीखने में टाइम लगा। हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया एमएससी के 3 साढ़े 3 साल बाद वापस जाना, तो कई चीज़ें मैं भी भूल गया था। जैसे यूवी उस टाइम पे किया था, पर यूवी अब चलाना नहीं आता था, अब यूवी भी चलाना आता है, फ्लोरोसेंस भी चलाना आता है, और आपका बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट है, डीएलएस डीएससी ये सब चलाना सीखा, और कैसे इनसे काम लिया जाता है, कैसे डाटा को मतलब इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे बताया जाता है उसके बारे में, रिज़ल्ट के बारे में, तो ये सब चीज़ें हैं सीखी हैं, और काम भी अच्छा चल रहा है। मतलब 1-2 पेपर का काम हो भी गया और आगे भी हम कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मतलब हर किसी की सेम ही लाइफ रहती है मुझे लगता है, और यही आपके साथ भी होगा। आप जब जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको सीखने को बहुत मिलेगा, आप उसे सीख सकते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई करके अपने थीसिस का वर्क या अपने रिसर्च का वर्क कर सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है, और आई होप आपका भी ऐसे ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो मैंने फ़ैसला लिया था मैं उसके लिए मुझे अभी भी खुशी है कि हाँ मैंने ठीक फ़ैसला लिया। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि यू आर जनरली रिलेटेड टू स्टडी, योर एज, व्हेन विल यू गेट मैरिड, फैमिली मेम्बर्स यूर इन। तो ये आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में, या सारी बातें पूछ ली गई हैं। तो देखिए, स्टडी का मैं बताऊं तो स्टडी स्टार्टिंग से लेनी है तो क्लास 10th तक मैंने अपने गाज़ियाबाद में ही पढ़ा है। गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहीं गोल्डन पब्लिक स्कूल था, वहाँ से पढ़ा था। और 11th-12th तो मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ी है, राजनगर, वो भी गाज़ियाबाद साइड ही है। और उसके बाद बीएससी मैंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, एमएससी मैंने एनआईटी जालंधर से की है। उसके बाद आपकी पीएचडी मैंने आईआईटी हैदराबाद पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक मतलब स्टडी का जो पूरा जर्नी रही है वो ये है। अब एज आपने पूछी है, तो एज का मैं बताऊँ तो एज है 27,694। और मैरिज का पूछा है आपने, तो देखिए मैरिज का अभी सोचा नहीं है, पर हाँ ड्यूरिंग पीएचडी के बाद तक या पीएचडी के लास्ट तक हाँ मैरिज कर लेंगे। और फैमिली मेम्बर्स में आपने पूछा, फैमिली मेम्बर्स हम 5 हैं, जिसमें पेरेंट्स प्लस एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर और एक मैं, तो हम 5 मेम्बर्स हैं, जिसमें भी सिस्टर की शादी हो चुकी है। तो अब हम 2 भाई और मम्मी पापा साथ रहते हैं। और एम के बारे में आपने पूछा है, तो एम देखिए, एम मेरा एज ए पीएचडी कैंडिडेट सबसे पहला एम तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर कोई और तरीके से मैं बेहतर कर सकता हूँ या सोसाइटी को सर्व कर सकता हूँ तो मैं उसको भी प्रेफरेंस दूंगा। तो इसीलिए मैंने एक पीएचडी तक इन चीज़ों का भी सोचा है कि पीएचडी तक मैं सोच सकता हूँ इन चीज़ों को कि मुझे क्या बेटर करना है। और बाकी अभी सबसे प्रायोरिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू डिड मास्टर्स एंड फ्रॉम वेयर आर यू परस्यूइंग पीएचडी नाउ। तो ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया, मास्टर्स एनआईटी जालंधर से की थी और पीएचडी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहा हूँ। व्हाट इज़ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो पॉलीमर में मेरा काम है, तो पॉलीमर में मैं कर रहा हूँ। और व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर पीएचडी, तो पीएचडी मैंने बताया ड्यूरिंग पीएचडी ही मेरे को लगता है कि मैं डिसाइड कर लूँगा मुझे क्या करना है। और मुझे ये भी लगता है कि पीएचडी होने तक भी मेरी वो चीज़ें हो जाएंगी शायद। तो वैसे प्रियोरिटी में मैंने जैसा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब किसी को अकेडमिक्स में ज्वाइन होना, टीचिंग ज़्यादा बेटर लगती है और रिसर्च भी लगती है, पर दोनों का कम्बिनेशन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टीचिंग को प्रायोरिटी में फिर भी फर्स्ट नंबर पे दूंगा। कुछ एक अच्छा अगर मुझे टीचिंग का स्कोप लगता है तो मैं टीचिंग ही ज्वाइन करूँगा।
नेक्स्ट है सर, हमारे कॉलेज का लैब वाज नॉट दैट गुड, सो आई डिड नॉट हैव गुड लैब नॉलेज ऑफ एमएससी एंड बीएससी एनी एक्सपेरिमेंटल, सो डज इट अफेक्ट माय पीएचडी इफ आई अप्लाई फॉर आईआईटी आफ्टर जून 2023 नेट रिजल्ट? सर इट इज़ रियली नेसेसरी टू हैव गुड नॉलेज ऑफ लैब और गुड कमांड इन द सब्जेक्ट फॉर पीएचडी। देखिए मैंने बोल दिया, जैसे बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको काफ़ी टाइम मिलता है सीखने के लिए। और इनफैक्ट अगर आप लैब नॉलेज की बात करें, मतलब थ्योरी में भी तो आपको कोर्स वर्क भी कराया जाता है, आपके रिलेटेड रिसर्च टॉपिक से जो भी कोर्सेज होंगे वो आपको लेने होंगे, तो उनमें आपको पास करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना करना है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि आप पे नॉलेज नहीं है, मतलब रिसर्च की, तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। ये आप कहीं भी जाएं, चाहे आईआईटी में, आईसर में, छोटे छोटे यूनिवर्सिटी में, हर जगह आपको पूरा मौका मिलेगा सीखने का। और पीएचडी अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी है, तो हम स्टार्टिंग से जीरो से सीख के भी एडवांस तक जा सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट है व्हाट आर योर ड्रीम एंड विशेस। तो ड्रीम्स तो मैंने बता ही दिया आपको कि एक अच्छी जॉब हर कोई चाहता है, और बाकी सोसाइटी को सर्व करना तो एक अच्छे तरीके से कर सके तो बढ़िया है। तो मैं यही कहूँगा कि जॉब लेके सोसाइटी को सर्व करें, एक तरीका तो ये, और एक मेरा यही मानना है कि फाइनेंशियली, मोरली जैसे भी सपोर्ट किया जा सकता है लोगों को, वैसे भी किया जाए। तो ये भी मेरा एक ड्रीम है कि मैं इतना ज़्यादा कर सकूँ कि हर तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से मतलब सपोर्ट कर सकूँ। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमएससी विदाउट नेट गेट स्कोर कार्ड। तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। अभी रिसेंट में वीडियो आई है कि एमएससी के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या कौन सी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं, और जिसमें केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काम भी आती है। नेक्स्ट है, व्हाट्स कीप यू गोइंग ऑन। तो मतलब आपको क्या आगे बढ़ाता रहता है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए ये आप लोगों का ही सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको इंस्पायर करते हैं या हम सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं। देखिए आप भी हमको उतना ही मोटिवेट करते हैं। मैं आपको बताऊं तो जब भी आपका रिज़ल्ट आता है उसके बारे में आप जब बताते हैं तो वो मुझे इतनी मोटिवेशन देता है कि मतलब मुझे लगता है कि इस काम को कंटिन्यू करना है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मकसद बस इतना सा था, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो दूसरों को ना हो। जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा से मेरा मकसद ही रहता है कि सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्व करूं। तो जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली तो मैंने यही सोचा था किस तरीके से दूसरों की हेल्प की जाए। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका था, तो इसीलिए मैं उसी तरीके से आपकी हेल्प करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ, या जो भी एंजाइटी, प्रेशर, या जो भी आप टेक्निक्स लगाते हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाए उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी, और मतलब मैंने फिर भी कैसे भी करके, या सीखा तो है ही, लोगों से सीख के अच्छा करा, तो मैंने ये सोचा यही आपको दूँ। तो यही चीज़ है, जब इसका रिज़ल्ट भी आता है ना तो वो मुझे और मोटिवेट करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब हमें रिज़ल्ट से मतलब नहीं है, आपके रिज़ल्ट से खूब मतलब होता है। मतलब जब आप बताते हैं कि आपको यहाँ हो गया है, वहाँ हो गया है, या इस चीज़ ने आपको हेल्प करी, तो कहीं ना कहीं हाँ वो हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो यानी ये आप लोग ही हैं जो मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी फ़ायदा होता है, या कुछ भी आप अच्छा करते हैं, फ़ायदा नहीं भी होता आपको, आप अच्छा करते हैं, अगर आप बताएंगे भी ना तो भी हमें इतनी खुशी होगी, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी ये आप लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब में तो मैं खासकर कहूँगा, और बाकी अपने के लिए मैं अगर कहूँ तो देखिए यही है, मेरे अंदर है कहीं ना कहीं ये कि मुझे दूसरों को, सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्व करना है। तो उसको सर्व करने के लिए मुझे थोड़ा बेटर होना पड़ेगा। आपको पता है कि मतलब एक नॉर्मल होके सर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, एज़ कम्पेरिजन थोड़ा बेटर होके आप ज़्यादा अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सर्व नहीं कर सकता या अच्छे तरीके से, पर फिर भी आप ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन में होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। बस इतना सा मेरा एक ड्रीम है। नेक्स्ट है सर, आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो और साथ में आपका यूट्यूब चैनल भी है, सो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? एस पीएचडी बहुत हेक्टिक है, आपका डेली रूटीन क्या होता है? तो देखिए हाँ, ये बात ठीक है, पीएचडी काफ़ी हेक्टिक होती है, पर सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप यूट्यूब की बात करें और चाहे पीएचडी को, दोनों को कोरिलेट करें, तो मैं आपको बताऊँ मैं सुबह अराउंड 6-7 पे उठ जाता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि कोई वीडियो बनानी होती है, सुबह बना लेता हूँ, जैसे अभी बना रहा हूँ, आप बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं। और या ज़्यादातर केस में मैं नहीं बनानी होती, पढ़ रहा होता हूँ, या थोड़ा बहुत मतलब आपका रनिंग भी हो जाती है। उसके बाद 10 तक हम पहुँच जाते हैं पीएचडी के लिए, मतलब अपना पूरा काम करके, जो भी नहाना धोना, खाना पीना। उसके बाद 10 तक हम पहुँच जाते हैं और हमारा 6 o'clock तक फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद 7 तक आ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 8:30 तक या 9 तक भी कह सकते हैं। 10 तक हम खाना खा लेते हैं, रात के 10 बजे तक। उसके बाद वही 11 बजे से 12 बजे के बीच में मैं वीडियो 11 से
12 या 1 तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 2 बजे तक शायद वीडियो बना लेता हूँ, कभी वीडियो काम होता है। पर ऐसा भी नहीं हम वीडियो रोज़ बनाता हूँ। तो सच बताऊँ तो क्या होता है कि 4-5 वीडियो हम एक ही दिन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो और या कभी कभी कोई वीडियो रैंडम आती है, जैसे मतलब एकदम ही नोटिफिकेशन आता है, वो समय बनानी पड़ती है बस, तो वो जल्दी बन जाती है स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 4-5 वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और 2 बजे भी सो जाते हैं, तो वही आपका 5-6 बजे उठ जाते हैं। तो यानी 1 घंटे में 7-8 घंटे की नींद ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं रोज़ 2 बजे सोता हूँ, कभी 1 बजे या 12:30 सो जाता हूँ, तो 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ। तो मतलब कहने का होता है 6 घंटे की नींद रात को ले लेता हूँ, 1 घंटे का रेस्ट बीच में ले लेता हूँ, तो या 1-1.5 घंटे का, तो इस 7-8 घंटे की आप नींद मान लीजिए और 2-3-4 घंटे की पढ़ाई मान लीजिए और 7-8 घंटे की PhD मान लीजिए और 1-2 घंटे का यूट्यूब मान लीजिए। यूट्यूब रोज़ नहीं होता है रिकॉर्डिंग वाला, तो एक दिन में 4-5 रिकॉर्ड हो जाता है। और बाकी वैसे स्क्रीन वाला, हाँ, जो नोटिफिकेशन आता है वो उसके लिए मैक्सिमम 15 मिनट्स लगता है, तो मुझे पता लगता है तो मैं बना लेता हूँ। तो ऐसे मैनेज कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। तो आई होप आपको समझ में आया और आप भी अपनी चीज़ों को ऐसे ही मैनेज कर सकें या इससे अच्छा मैनेज कर सकें अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, आर यू डूइंग PhD, इफ़ यस देन फ्रॉम वेयर। ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है योर रिसर्च जर्नी या रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और शुरू से सीखने को ही मिला और आगे भी हम, मुझे लगता है, अच्छा ही सीखेंगे और अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है, सर आपका हॉस्टल में जाके मन लग गया था, इफ़ होम सिकनेस हुई थी, उसको कैसे ओवरकम किया आपने। तो देखिए हॉस्टल में, हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है और मैं बताऊँ, मैं MSc में दिक्कत आई थी। MSc में काफ़ी मिस करता था मम्मी को और स्टार्टिंग में जाने में भी लगता था कि कैसे पेरेंट्स के बिना रहेंगे। पर हाँ, धीरे धीरे वहाँ भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो फ्रेंड्स फैमिली की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो कहूँगा मैं, मतलब फैमिली की तरह ही हो जाते हैं, तो लग जाता है मन। और इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के लिए हम पेरेंट्स को भी कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है। मतलब मानो लेटर सपोज उनका बर्थडे है तो 1-2 दिन लेट जाना पड़ता है और कभी कभी फैमिली के लिए भी फ्रेंड्स को इग्नोर करना पड़ता है। तो हाँ, ये है कि लग जाता है मन, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, पर हाँ एक एक्साइटमेंट भी होती है, उस एक्साइटमेंट के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सर योर रिसर्च टॉपिक ऑलरेडी आई डिस्कस्ड पॉलीमर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है, सर आपने UP TGT साइंस में आप कहाँ पे ज्वाइन। तो देखिए मैं PhD कर रहा हूँ तो मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट है, व्हेन यू गेट मैरिड। मैं कर लूँगा PhD, अभी तो स्टार्टिंग है, 2 साल ही हुए, तो 4 साल की चलेगी, 4-4.5 साल की, तो लास्ट में कर लूँगा या PhD के बाद कर लूँगा। नेक्स्ट है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट समझ नहीं आ रहा कौन से प्रोफेसर से कांटेक्ट करूँ। आप ड्यू से कर रहे हो, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज़ बताएं। तो देखिए ये बातें पब्लिकली बताने की नहीं है, पब्लिकली इसलिए क्योंकि इन द सेंस प्रोफेसर सभी अच्छे हैं, पर किसी एक को भी मैं सजेस्ट करता हूँ तो सबको ऐसा लगेगा कि मतलब यहीं जाना चाहिए। तो उसमें ये कहूँगा आप मेल कर लीजिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। बाकी प्रोफेसर की प्रोफाइल आप देखेंगे और ख़ुद से चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि उनका नेचर और या उनकी लैब में आपको क्या एटमॉस्फेयर रहता है। नेक्स्ट है, सर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाई करना है CSIR नेट के लिए, क्या मैं जे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कोर्स लेके पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर नहीं हो सकता पढ़ाई तो जो मुझे 0 से सिखाए। तो देखिए ये भी मैं आपको कहूँगा, सारी कोचिंग अच्छे हैं, जे केमिस्ट्री हो या कोई भी अदर्स कोचिंग जो भी नेट के चल रहे हैं। पर हाँ, अगर आप को 0 से पढ़ना है और कैसे बेसिक्स पढ़ना है उसके लिए भी आप मेल करिए और क्या आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं ज़्यादा बेटर से देख पाऊँगा। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि सर आप क्यों नेट का पेपर बार बार देते रहते हैं। तो देखिए मैं ये कहूँगा, नेट का पेपर मैं बार बार इसलिए देता हूँ, एक तो मुझे जानना ही होता है कि पेपर कैसा है, कि कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा बेटर हो पाता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस कंबाइन होकर एक अच्छा रिजल्ट बता देता है कट ऑफ का एक्सपेक्टेड। सेकंड है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना है और केमिस्ट्री से हमेशा अटैच होना है, मतलब क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मेरे को हमेशा पता होना चाहिए कि कितनी तैयारी से मैं कितना कर सकता हूँ या कितनी केमिस्ट्री मेरे अंदर अभी भी जिंदा है। क्योंकि होता है, ये बात तो सच है कि हमें भी टाइम मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है PhD के दौरान, यूट्यूब भी करना, पढ़ाई भी करना, लोगों से बात भी करना, तो दिक्कत तो होती है। तो इसीलिए हम भी खुद को टेस्ट करते रहते हैं बार बार, इसलिए नेट का पेपर देते रहते हैं। और नेट का ही क्या, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर केसेस में आप मुझे कहीं ना कहीं पा लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब आप ये समझ लीजिए हम अपनी भलाई के लिए दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपकी सीट काटना चाहते हैं या जो आप बोलते हैं कि आप कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये भी कहूँ तो देखिए आप सब भी देंगे अगर आपका नेट का हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है एक प्रैक्टिस, और इनफैक्ट सभी देते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं या अच्छे टीचर्स हैं वो देते ही रहते हैं एग्ज़ाम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा, मैंने इतना ज़रूर कर दिया कि अब नेट का ही फॉर्म मैं भरता हूँ। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अब तो मैं नेट के लिए एलिजिबल हूँ तो नेट ही भरता हूँ, तो उसमें GRF की कम से कम कट ऑफ में मैं कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत नहीं देता और नेट का ही मैं भरता रहता हूँ। और
बाकी आपका एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि कैसे आप नेट बार बार निकाल लेते हैं और क्या एक मतलब स्ट्रेटेजी है, प्लान है परफेक्ट जो अपनाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं कहूँगा एक सेपरेट वीडियो होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जर्नी है, और कैसे चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, कैसे मतलब आपको सोचना है उस टाइम पे एग्ज़ाम पे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट भी कैसे करना है। तो इसकी मैं बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगा पर एक सेपरेट वीडियो में। तो अब आई होप मैंने आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दिए और इतनी बड़ी एक वीडियो हो गई है। आप पूरी देखेंगे या नहीं देखेंगे, पर हाँ मैं ये कहूँगा अगर आप लास्ट तक पहुँचे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मैं ये कहूँगा थैंक यू। और ये वीडियो स्पेशल वीडियो 10,000 सब्सक्राइबर के लिए ही थी। आपने इतना अच्छा प्यार दिया और इतना हम यहाँ तक पहुँचे। यही सपना है हम आगे बढ़ते हुए 100K तक भी पहुँचे और हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे ऐसे ही मुझसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।